हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स जो कि नीट एग्जाम, जेई एंड सीयूईटी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं। अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चेक करिए आपको इसमें 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरे एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू एच म्यू। जो म्यू होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है सी बाई लैम्डा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, इन सब की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 2 3 7, 1 2 3 7 5, ये लिखिए, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो वैल्यू है ये एंगस्ट्रॉम में रखनी है और जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ई इज हो जाएगा 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। हम लोग को एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हम लोग को वेवलेंथ जो यूज करनी है वो एंगस्ट्रॉम में यूज करनी है। अक्सर वेवलेंथ गिवन रहती है जैसे 350 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे 3500 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे रख देंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है, तो डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे। ठीक है। तो इसका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये होता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कई लोग गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं ऑल क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चंस। अभी तो फिजिक्स लगी नहीं रही। अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर देखिए और ये चेक करिए कितने आपको पता है। तो इसमें क्या गलती कर देते हैं कई लोग, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लगा देते हैं जबकि ये गलत आंसर होता है। ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि जब लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है तो ड्यू टू मीडियम, यहाँ पे मीडियम की वजह से वेवलेंथ तो चेंज हो सकती है, वेवलेंथ कम ज्यादा हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं चेंज होगी चाहे मीडियम यहाँ पे कितना भी चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इज। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये आया कैसा होगा? जब एनर्जी मास रिलेशन को बराबर कर दिया होगा प्लैंक एनर्जी फॉर्मूले से। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को बराबर कर दिया गया था E इज इक्वल टू एच म्यू के, इस फॉर्मूले के बराबर कर दिया गया था। तो मतलब हम एनर्जी बराबर लिख सकते हैं एच म्यू लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू को लिख देंगे सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा सी बाई लैम्डा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग को मिला एम इंटू सी इजगल टू एच बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इजगल टू मिलेगा एच अपॉन एम सी। एम है क्या? मास। सी है वेलोसिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ लाइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच बाई पी। तो यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख देंगे एच अपॉन पी मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इंटू बी कर देंगे तो ये मिलेगा फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली फॉर्मूला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एच अपॉन एम बी। अब इसमें अगर पूछा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बी वोल्ट से एस्केलेट किया गया है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं एच लैम्डा इजकल टू 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहे विच एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर वेरीफाइड किया था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। तो इसमें क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन की बीम इस बार स्लिट से पास करी गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की बीम ने यहाँ पे फ्रिंजेस बनाना शुरू कर दिया था। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से पैटर्न बनने लगा था जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव ने किया था। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गई थी तो हम लोग को यहाँ पे ही सिर्फ ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ने यहाँ पे सुपर इम्पोज, दोनों बीम ने सुपर इम्पोज करके इस पूरे स्क्रीन पे वेव पैटर्न बनाया, मतलब डार्क ब्राइट अल्टरनेटिंग फ्रिंजेस बनाना शुरू कर दिया। इससे ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वेव नेचर रखते हैं। ये ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। ये भी क्वेश्चन कई बार लोग गलत कर देते हैं। असल में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड से सिलेबस से डिलीटेड है, बट नीट, जेई या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा होता है मेटल सरफेस से, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई ई वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि है रिटार्डिंग पोटेंशियल है, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन लगाया गया होगा, जिस पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, उसकी मतलब कोई भी उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रॉपर वो रुक जाता है। कहने का मतलब है जैसे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये इस सरफेस पे जा सकता था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इतना स्ट्रांग वी नॉट लगा दिया गया कि इस नेगेटिव फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक दिया। मतलब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो भी इसके बराबर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग गई होगी, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी जो इस जगह पे क्रिएट हो गई, यानी कि ई वी नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाई। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाई में क्या था? मतलब कि जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है किसी मेटल पे सरफेस पे, तो ये सारी एनर्जी जिसको बोलते हैं एच म्यू, ये क्या होगी? ये एनर्जी यूज होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो ये हो जाएगा के मैक्स। तो मैक्सिमम जो ये इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच वी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, व्हाट हैपेंड टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इट इज डबल। बट लेकिन ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको देखिए। अगर इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया, डबल एंड मोर देन डबल, लेस देन डबल, ये सब दे दिया गया, तो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होगी। ये क्वेश्चन तो जेई के एडवांस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे फिजिक्स का पेपर इस बार देखे थे, काफी ज्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग पूछा गया था ना, तो वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। वो होती है कि ईवी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना। ईवी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वी नॉट इज इक्वल टू निकल के आ गया, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू आ गया एच म्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, है ना। अब क्या इन्होंने बोला है? अब इन्होंने बोला कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो मतलब वी नॉट इजगल टू हो जाएगा, वी नॉट डैश इजगल टू हो जाएगा 2 h म्यू बाई ई माइनस पाई बाई ई, है ना। ये हो जाएगा। ये जो 2 h म्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी नॉट डैश इजगल टू 2 h म्यू बाई ई। इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे वी नॉट डैश इजगल टू 2 ब्रैकेट में एच म्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई प्लस का वर्क फंक्शन बाई ई। ठीक, ये टर्म क्या है? ये टर्म तो है यहाँ पे वी नॉट, हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट डैश इजकल टू 2 v नॉट प्लस आई बाई ई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया है? डबल तो हो गया, लेकिन डबल से कुछ और ज्यादा हो गया। तो इसका आंसर अगर इसमें यहाँ पे लिखा है मोर देन डबल, तो वहाँ पे टिक लगेगा मोर देन डबल। बट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डबल। ठीक है, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा मोर देन डबल। ये जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इन फ्यूचर भी अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के कंसेप्ट बेस ही इस बार क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन डबल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.0। वर्क फंक्शन गिवन है, कितना है? वर्क फंक्शन है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी गिवन है। व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो हमने इसका शॉर्ट टेक्निक क्या बताया था? अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो डायरेक्ट आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वो होता है 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से एनर्जी कितनी है? 4.0, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 310 नैनोमीटर आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मिल जाएगा 310 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 310 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, अभी इस टाइप का देखा था, इसमें बोले द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, मतलब h अपॉन mv। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज अ लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी देखो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p। ठीक, पी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन 2 अंडर रूट m इंटू के है किसकी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि सेम है, एच भी सेम है, यानी कि जो रे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट एम के। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, तो मतलब उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इसमें पूछ रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन की मास होता है कम तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा, प्रोटॉन का मास होता है ज्यादा तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम। तो इसमें बोले विच हैज अ लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें पूछा गया डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म। तो इसका आंसर रहेगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम्स में।
11th-12th के टीचर का जो एग्जाम्स होता है उसमें पूछा गया था। ठीक, तो कई लोगों ने लगा दिया था इसका आंसर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत था। इसका राइट आंसर होगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई लैम्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक फॉर्मूला जो होता है, जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है एनर्जी का, वो होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट की पावर 2 सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अगर फोटोन का रेस्ट मास एम नॉट अगर जीरो है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई सी। ये भी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर ऑप्शन में कभी ई बाई सी दिया है तो आप ये भी टिक लगा सकते हैं, उस टाइम एच बाई लैम्डा नहीं गिवन होगा, ये ध्यान रखना है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट? हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट होती है आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। आर वन इजकल टू हो जाएगा पहली ऑर्बिट के लिए वन, ठीक है, तीसरी ऑर्बिट के लिए आर थ्री इजकल टू एन वन बाई एन थ्री। ठीक, आर वन कितना है 0.53 है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर वन कर दिया था। आर थ्री कितना हो जाएगा, आर थ्री निकाल लेंगे अभी। पहली ऑर्बिट के लिए एन बराबर वन, यहाँ पे स्क्वायर है तो एन वन का स्क्वायर, नीचे थ्री का स्क्वायर तो हो जाएगा 9। तो आर थ्री इजकल टू हो जाएगा 0.53 इंटू 9, तो आर थ्री बराबर मिलेगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एन इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जेट बाई एन। ठीक है, वजन बताया था आपको, वर्ड वजन से याद रखिएगा। ठीक है, वजन, ठीक है, वजन, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वजन। ठीक है, मतलब वी इज इक्वल टू जेड बाई एन। जेड क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब एन बराबर भी वन हो जाएगा, तो सिंपली वेलोसिटी मिलेगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। सेकंड ऑर्बिट का मतलब होता है एन बराबर 2। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज टू ग्राउंड स्टेट के लिए होती है एनर्जी ई इज टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड है हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम लिथियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस प्लस, तो इसके लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा 3। फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यूज है तो इसके लिए हो जाएगा जेड बराबर 1। तो एनर्जी कितने किसने पूछा, सेकंड ऑर्बिट में, मतलब एन बराबर 2 में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, जो कि मिलेगा 3.4, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में कहना है द सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाई इन द विजिबल रीजन। देखिए, लाइमन सीरीज होती है यूवी रीजन की, बाल्मर होती है विजिबल रीजन की, इसका आंसर रहेगा बाल्मर सीरीज। ठीक है, पास्टन होती है आईआर, ब्रैकेट होती है आईआर रीजन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई आर। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, तो लैम्डा मिनिमम बराबर एन स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है एन बराबर 1। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एन बराबर 2 से ट्रांजिशन हुआ है एन बराबर 1 में। ये जो n बराबर 2 से 1, तो यहाँ पे तो एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम है तो मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। तो n बराबर 2 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रही है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 1 लाइमन सीरीज में जब ट्रांजिशन होता है तो इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब मिनिमम वेवलेंथ की यहाँ पे ये वेव इमिट होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर बाई आर। अगर आपके पास वाला फॉर्मूला है 1/λ इजकल टू आर 1/nf फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टेक्निक है, इससे आप कर सकते हैं। तो कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, लाइमन सीरीज, मतलब n बराबर 1 में, तो सिंपली हो जाएगा 1/r, और 1/r का मतलब होता है इनवर्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है, वो तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 नैनोमीटर। ठीक है, 911 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 91। उसके बाद कह रहे हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एल बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एल है एंगुलर मोमेंटम, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, कि मतलब सेकंड पोस्टुलेट का मतलब ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इस टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होगी, वो होगी जो जिस ऑर्बिट में है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इस एल बराबर एन बराबर फर्स्ट कर देंगे तो एच अपॉन 2, एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट में अगर ये घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम L2 हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई।
उसके बाद अगर ये थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम L3 होगा 3h/2 पाई। ठीक है, तो यही था बोर का सेकंड पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम L बराबर बराबर हो जाएगा NH/2 पाई। तो इसमें सेकंड ऑर्बिट की बात करी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा h/पाई। तो इसमें h/पाई देखते हैं कहाँ है, कहीं नहीं है, मतलब 2h/2 पाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, उसमें कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 13 पॉइंट माइनस माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी इट्स एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, तो वो तो मैं आप लोग को बोलता हूँ, डायरेक्ट याद रखिए। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना डेटा अगर आपको याद है तो रखिए, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। ई एन इजगल टू होता है माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। थर्ड की बात करें तो एन की वैल्यू 3 रख दीजिए, तब 3 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं द बोहर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, इट्स स्पीड इन द थर्ड ऑर्बिट विल बी। ठीक है, बात किसकी, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है z/n। हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोलेंगे v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि v1/v2। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो v1/v3 इजकल टू n3/n1। ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट में जो है कितनी स्पीड है उसकी, फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी स्पीड है 20, v3 पता करना है। n3 कितना है, n3 है मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के लिए लिख देंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे v3 इजकल टू सिंपली हो जाएगा v/3, आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज का मतलब होता है n बराबर 2। ठीक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो मिनिमम के लिए 3 से 2 में जब ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे मिलेगी मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स। ठीक, तो आपके पास जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीके से करना है तो जैसे अभी मैंने मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था वो होता है n² बाई आर, उसी तरह मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वो भी याद कर लीजिए। अपॉन में आर तो रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूला होता है n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। और 1/r की वैल्यू अभी बताई थी क्या होती है, वो होती है 911 नैनोमीटर, 911 एंगस्ट्रॉम मतलब 91 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये मिलेगा, जब n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये मिलेगा 36/5 इंटू आर। ठीक है, और 1/r को हम लोग लिखते हैं 91 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 655 पॉइंट समथिंग, लगभग हो जाएगा 656 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहे हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 1 मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे उसके पास एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसके बाद एक्साइट करके उसको जाना कहाँ है, उसको जाना है n बराबर 2 में, जहाँ पे उसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसको इतनी एनर्जी, इसकी एनर्जी अभी बहुत कम है, बढ़ के हो जाएगी कितनी, माइनस का 3.4। तो इतनी एनर्जी बढ़ाने के लिए उसे कितनी देनी पड़ेगी उसे, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। फाइनल एनर्जी जो कि है माइनस का 3.4, इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को एनर्जी मिल जाएगी जो कि होगी डेल्टा ई इजकल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी देखा था सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी ही अगर प्लस में एनर्जी दे दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइड जो क्या कहते हैं ऑर्बिट है उसको छोड़ के चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.4। तो आपको अभी जो डेटा बताया था मैंने कि आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के जो डायरेक्ट वैल्यू होती है ये आपको याद रहे तो बहुत जल्दी आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है इन हाइड्रोजन द ट्रांजिशन दैट इमिट द फोटोन विद द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी के साथ ट्रांजिशन किस में हो रहा होगा, जब यहाँ पे एनर्जी लेवल बना देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, उसके बाद है फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो 5 बना देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा n बराबर 5। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा हो
या 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा हो या फिर 4 से 2 में हो रहा हो। तो 4 क्या है ये 4 से 2 में हो रहा हो या फिर 5 से 3 में हो रहा हो। तो 5 से 3 में हो रहा हो तो किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि हर एनर्जी लेवल का फॉर्मूला तो आपको मतलब वैल्यू तो पता है। n बराबर 1 के लिए कितना होता है माइनस का 13.6, 2 के लिए कितना होता है माइनस का 3.4। तो आप क्या करिए फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लीजिए जिसमें वैल्यू ज़्यादा मिल जाए, ठीक है? उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगा, वरना डेटा अगर याद है तो 3 से 1 में ज़्यादा होगा क्योंकि 3 की जो एनर्जी है वो कितनी है, वो है इस माइनस का 1.51 और इसकी है माइनस का 13.6। तो आप जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू 1। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर नीट में पूछा जाएगा तो लोग बैठे रह जाते हैं 10-10 मिनट इस क्वेश्चन को करने में कि समझें कैसे होगा। सीधा आपको बताया था कि आप हर एनर्जी लेवल की सीधे एनर्जी रख लीजिए, ठीक? आप ऐसे नहीं पता कर सकते या फिर आप एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आप उसको लगाइए, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है E इज़ इक्वल टू आर एच सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से करिए तब आपको पता लगेगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। जेड हाइड्रोजन के लिए 1, एन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन बराबर भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच एच अपॉन पी। पी को लिख सकते हैं एम वी, ठीक है। एम है मोमेंट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच है, एच की वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास जो कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी इंटू वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.14। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज। तो फर्स्ट लाइन जो लाइमन सीरीज की है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। लाइमन सीरीज का मतलब जो फर्स्ट लाइन का हो गया ये n बराबर 1 और n बराबर ये है 2, ठीक है। n बराबर 2 से जब n बराबर 1 में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो इसकी वेवलेंथ हम लोग जानते हैं कितनी होती है, अभी इससे पहले निकाला था 91 नैनोमीटर, लगभग 911 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं वेवलेंथ बराबर क्या होता है, वेवलेंथ बराबर होता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ हम लोग को पता है कितनी वेवलेंथ है 911। तो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 911 एंगस्ट्रॉम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 3.28 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है और टफ क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जेई के लायक क्वेश्चन है, ठीक है, नीट जेई का क्वेश्चन है। समझ लीजिए क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया तो इस बार किसी ना किसी पेपर में जरूर मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है इसमें एक, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला जिसको आता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पहले देखिए। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड। कहाँ से n बराबर 5 से n बराबर 5 से n बराबर 1 में जब हो रहा है। हम लोग जानते हैं ये एनर्जी लेवल हो गया n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, फिर n बराबर 4, n बराबर 4, उसके बाद n बराबर 5 इसको कर देते हैं, ठीक। तो इसमें ट्रांजिशन जब हो रहा है कहाँ से n बराबर 5 में हो रहा है ना, n बराबर 5 से 1 में हो रहा है। तो इसमें जब हम लोग बनाएंगे कुछ इस टाइप से गिरेगा ना, n बराबर 5 से 1 में ऐसे ट्रांजिशन हो सकता है। उसके बाद फिर 4 से 1 में इस तरह से हो सकता है, फिर 3 से 1 में इस तरह से हो सकता है, उसके बाद 2 से 1 में इस तरह से हो सकता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर 5 से 2 में भी इस तरह से हो सकता है, 4 से 2 में इस तरह से हो सकता है, 3 से 2 में इस तरह से हो सकता है, उसके बाद 5 से 3 में भी इस तरह से हो सकता है, 4 से 3 में भी इस तरह से हो सकता है, उसके बाद 5 से 4 में हो सकता है। तो ये सारे गिन लीजिए, उतना ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे है नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका आंसर निकालना है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1, ठीक है। ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2। फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1, उसके बाद अपॉन में 2। n2 माइनस n1 मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाए 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना मिलेगा 10। अब देखते हैं एक्सरे एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कह रहे हैं द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस इन एन एक्सरे ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मिनिमम की बात कर रहे हैं।
तो इसका आंसर जानने से पहले पहले थोड़ा समझ लीजिए एक्स-रे कैसे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन कैथोड से हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं। यहाँ पे एक हाई एटॉमिक नंबर का कोई भी मेटल्स प्लेट होती है जैसे मोलिब्डेनियम की। इस पे जब टकराती हैं ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम्स, तो क्या होता है कि अब इसके एटम्स जो हैं मोलिब्डेनियम के, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स बनी होंगी। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एंट्री मारता है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये क्या होगी, इनका जो एक्सेलरेशन ए होता है इसमें चेंजेस होता है। कहने का मतलब है ये डी एक्सेलरेट होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही इसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन की बीम में, तुरंत यहाँ से एक्सरे इमिट होना शुरू हो जाएंगे। इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं जो डी एस्केलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से जो एक्सरे निकल रही होती है, उन्हें बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। उसके बाद अगर चलते-चलते इलेक्ट्रॉन टकरा गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, सपोज़ करिए यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन टकरा गया, इलेक्ट्रॉन की जो बीम ये आ रही थी इस तरह से, ये इस इलेक्ट्रॉन टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल के सीधे बाहर हो जाएगा अब ये। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के बाहर हो गया, तो किसी बाहरी ऑर्बिट से ऊपर की दूसरी ऑर्बिट से दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करके इस वाली ऑर्बिट में आएगा, तो इस प्रोसेस में जो एक्स-रे निकलती है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे। स्टिक्स एक्स-रे, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो 2 टाइप की एक्स-रे होती है, एक होती है कंटीन्यूअस एक्स-रे, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। अब ये एक्स-रे निकली क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आके इस पे टकराया था। इलेक्ट्रॉन को ये हाई स्पीड कैसे मिली? क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई ई इंटू वी नॉट, और यही एनर्जी जो यहाँ पे पड़ी मेटल की सरफेस पे और एक्स-रे निकली, कन्वर्ट हो गई एक्स-रे की एनर्जी में। तो एक्स-रे का अगर फ्रीक्वेंसी अगर उसकी एक्स-रे की म्यू है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एच म्यू। ठीक है, म्यू को हम लोग लिखते हैं सी बाई लैम्डा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें लैम्डा इज इक्वल टू निकालें, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा आएगा एच सी बाई ई वी नॉट। यानी कि जो वेवलेंथ है किस बात पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे ही पहली पहली बार तो डिफरेंट मतलब डिपेंड कर जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस इन द एक्स-रे ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्केलेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है इन एन एक्स-रे ट्यूब इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज, मतलब अगर आप वी इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? वेवलेंथ यहाँ पे और डिक्रीज करेगी, मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ है डिक्रीज करेगी अगर वी आप और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरी बात है कि अगर आप वी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हाई एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स-रे फोटोन को ज़्यादा क्रिएट करेगी, और नंबर ऑफ एक्स-रे फोटोन ज़्यादा क्रिएट होंगे, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे भी बढ़ेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 33 इसमें कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे डिपेंड्स ऑन। तो अभी देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे की जो एनर्जी होती है, किस बात पे डिपेंड करती है? कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। जैसे इस ये n बराबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट पे इंसिडेंट हुई थी, तो सपोज करते हैं n बराबर 2 वाला बाहर निकल के आ गया। n बराबर 3 से भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, n बराबर 4 से भी कोई आ सकता है, n बराबर 5 से भी कोई आ सकता है। अगर n बराबर 3 से आया तो एनर्जी जो भी होगी, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी तब होगी जब n बराबर 4 से आता है, और उससे ज़्यादा एनर्जी एक्स-रे की तब होगी जब n बराबर 5 से आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं द मटेरियल ऑफ द टारगेट। ये डिपेंड करता है कौन सा आपने मटेरियल लिया है। ठीक है, मोलिब्डेनम के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बता देते हैं। कई बार आपको वैसे बताया है, ई इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। इससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर एनर्जी गिवन है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कहना है द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे हम लोग कोई न्यूक्लियस लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो न्यूक्लियस में लगभग 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ने मिलके ही ये न्यूक्लियस कार्बन का बनाया है। ठीक है, कार्बन का न्यूक्लियस जब बन गया होगा तो उसका मास कुछ होगा, कार्बन के न्यूक्लियस का जो मास होगा वो सपोज करते हैं 12 समथिंग, लगभग 12 होता है। ठीक है, मास नंबर। उसके बाद जब इसके इंडिविजुअल जो इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं जिनसे मिलके ये बना है, मतलब 6 प्रोटॉन का मास अगर हम लोग निकालेंगे, तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.0078 समथिंग, और 6 प्रोटॉन का मास जो 6 न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.000, यहाँ पे एक जीरो होता है। ठीक है, 86 के आसपास होता है। तो जब इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो लगभग आएगा मोर देन 12, 12 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 12 पॉइंट आ जाएगा, लगभग 0.075 मान लेते हैं, इतना आया है। ठीक है, तो जो एक्चुअल न्यूक्लियस का जो मास था कार्बन का, और उसको इससे जब माइनस करेंगे तो जो भी लगभग कितना मिल रहा है, लगभग मिल रहा है 0.0075। तो इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट का जो हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास एंड सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास, ये हो गया। ठीक है, अभी जो एक्चुअल मास डिफेक्ट यहाँ मिल गया, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 931 MeV से, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी यहाँ पे लग रही है इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखने में। अगर हम इतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करा दें तो ये सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है द यूनिट ऑफ हाफ लाइफ सेकंड, ये पता नहीं कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, तो किस बात पे डिपेंड करती है, अभी देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू the energy level of the nucleus, the excited of outer cell electron, the energy difference between inner cell electron, the movement of free electron in the metal। तो ये नहीं हुआ, the energy levels of nucleus, ये भी नहीं। उसके बाद the excitation of outer cell electron नहीं, the energy difference between inner cell electron levels, हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर उसकी होगी जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा गामा पार्टिकल के पास। उसके बाद होते हैं बीटा पार्टिकल, उसके बाद होते हैं न्यूट्रॉन्स, उसके बाद होते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसका मास होता है कितना, मास होता है हीलियम का लगभग 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन आफ्टर 15 आवर्स। तो आप इसके लिए करने के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल एन। स्मॉल एन जानते क्या होता है, स्मॉल एन होता है टोटल टाइम, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसकी निकल टोटल टाइम 15, हाफ लाइफ कितनी 5, तो मिला 3, तो यहाँ पे n बराबर कितना है 3 है, तो यानी कि यहाँ पे लिखा है 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8, तो आंसर हो जाएगा इसका 1/8, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा n0/8, यानी कि 15 घंटे बाद वो इनिशियल का 1/8 टाइम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहे हैं इन न्यूक्लियर फिजन द एनर्जी रिलीज इज मेनली ड्यू टू द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज इक्वल टू mc², तो इसका आंसर हो जाएगा द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रहे हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, वैसे हाइड्रोजन इन लोग की तो कम होती है, हाइड्रोजन यूरेनियम की तो कम होती है, आयरन की होती है 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, और हीलियम की होती है 7.1 MeV पर न्यूक्लियन। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयरन। उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रहे हैं द एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज टिपिकली, एनर्जी गैप जो सेमीकंडक्टर में होता है वो लगभग 0.5 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर एनर्जी गैप होता है तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो इस बात की ज़्यादा चांस होता है कि वो इंसुलेटर कैटेगरी में होंगे। फिर अगर जैसे किसी मटेरियल का बैंड गैप है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर बन नहीं सकता, हम इसमें डोपिंग करके इसका बैंड गैप चेंज करके इसको बना सकते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो वो मटेरियल्स इंसुलेटर कैटेगरी में आते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड हैज, तो फॉरवर्ड बायस जब उसे पीएन जंक्शन डायोड हो जाता है, ये अगर पी टाइप है ये एन टाइप है, तो जैसे ही इसमें जंक्शन बनता है तो इसमें यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर क्यों क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पी से होल और एन से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के रीजन में मूव करते हैं, जिस वजह से यहाँ सेंटर पे आके न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, इस तरह से न्यूट्रल जंक्शन यहाँ पे क्रिएट होने लगता है, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो जब फॉरवर्ड बैच लगाते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर और पतली हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, मतलब इसका रेजिस्टेंस पहले ज़्यादा था अब कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि इन फॉरवर्ड बैच पीएन जंक्शन डायोड हैज़ लो रेजिस्टेंस, और रिवर्स बैच कर देंगे तो ये डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहे हैं द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, जो कि है इलेक्ट्रॉन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में होते हैं होल्स। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ध्यान रखिएगा। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके बेस पे क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन जो मिलेगा, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ होल इनटू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर आई एन आई का स्क्वायर इक्वल टू एन एच इंटू एन ई, ये एक्सट्रिंजिक के लिए होता है, और इंट्रिंजिक के लिए होता है
नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल। ये दो अलग अलग कंडीशन, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में जो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ट्रांजिस्टर टॉपिक तो कई लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नीट जेई में पूछे ही जाते हैं। सब सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन 100% ट्रांजिस्टर से होंगे। और जिसमें ये सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, कट ऑफ रीजन से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में होता है, उसका बेस इमीटर जंक्शन जब इसका फॉरवर्ड बायस में होता है, और बेस कलेक्टर रीजन जब रिवर्स बायस में होता है, तो ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव रीजन, जब इसी को बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। जब बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जो होता है वो रिवर्स बायस, तो इसे बोलते हैं एक्टिव रीजन। इस टाइम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं इन अ नॉट गेट द आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट इज लो। क्वेश्चन नंबर 46, a NAND gate is combination of which basic logic gates? NAND basically AND plus NOT gate, जो मिलके बनता है NAND gate, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा AND plus NOT। उसके बाद द आउटपुट ऑफ AND gate is high when input is high, when both input is high। तो इसका आंसर हो जाएगा both input are high, ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, उसमें कह रहे हैं अ फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट, जो देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का काम है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद फिर इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो ये अच्छे से ध्यान रखें। ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई टू लो वोल्टेज करना, लो वोल्टेज को हाई करना, हाई को लो करना है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पूछ रहे थे रेक्टिफायर के बारे में। फुल रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी टू डीसी, ठीक है। और हाफ साइकिल के लिए हाफ रेक्टिफायर, बोथ साइकिल के लिए फुल वेव रेक्टिफायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहे हैं द लॉजिक गेट विद आउटपुट हाई व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट इज। ये जो क्वेश्चन है काफी टफ क्वेश्चन है। ये इससे पहले एक बार नीट ने पूछा गया था, जेई में भी पूछा गया था। क्यों पूछ लिया गया था, फिलहाल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर गेट की। जब एक्सॉर गेट में दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे इनपुट मिलता है यहाँ पे हाई। अगर यहाँ पे 1 0 होगा तब भी मिलेगा यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे 0 0 होगा तो 0 मिलेगा, 1 1 होगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओम मीटर। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आप नीट, यूजी, जेई एंड सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी अपडेट